दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कक्षा 7 की ये किताब है आपके सामने और यहाँ पे भी इस किताब में सिर्फ 10 चैप्टर हैं, तो इसको आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हमने चैप्टर वाइज पूरी समरी आपके लिए उपलब्ध करा दी है, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी किताब है, आपको पूरा समय लग जाएगा, मतलब 2-3 घंटे लग सकते हैं और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने कक्षा 6 और 8 की वीडियो को देखा होगा, हमने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब जो है इस वीडियो को भी आप शुरुआत से अंत तक देखिएगा। 122 पेज की ये किताब है, अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाएगा और ये आधे घंटे की वीडियो में आप कंप्लीट ये कर लेंगे, पूरी किताब को पढ़ पाएंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने आपको अभी अभी कवर कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा। कक्षा 7 की किताब का पहला चैप्टर है समानता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। अगला पॉइंट है ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है जूठन। इन्होंने उस अपनी आत्मकथा में भेदभाव के बारे में लिखा है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आत्मकथा जूठन किसकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि और ये एक दलित लेखक हैं। आइए दिखाते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल से क्या दिया गया है। ये जूठन का आप कवर पेज देख सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अब दिखाते हैं इसके बारे में लिखा क्या है इन्होंने अपने शब्दों में। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाटपट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण वे मुझे मारा पीटा करते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, मुझ जैसे छोटे एवं कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और इसकी सफाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता था। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इनकी पीठ दर्द करने लगती थी झाड़ू लगाते लगाते। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीमती अंसारी की एक घटना है। ठीक है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहती थी, पैसे वाली थी। हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको करा रहे हैं उस पीडीएफ के माध्यम से, जितना आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों, स्त्री हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी को समान अवसर मिलेंगे। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे भी उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। पूछ सकता है आपसे कि किस फिल्म में ये दर्शाया गया है ये दृश्य, ठीक है, या किस फिल्म से संबंधित है। तो 1975 में दीवार फिल्म से ये दृश्य संबंधित है। ठीक है, ये संसद की पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए अपने वाले पीडीएफ से आपको कराते हैं। इसी पीडीएफ से आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करने के थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन के उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किससे संबंधित है? रोजा पार्क्स। ये कहाँ से संबंधित थी? तो ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। क्वेश्चन आपसे हो सकता है डायरेक्टली ना पूछे, बट ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन पहचानिए। अब यहाँ पे दे दे कि रोजा पार्क्स एक भारतीय महिला थी, तो वह विकल्प गलत हो जाएगा। और ये 1964 के नागरिक अधिनियम
ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसलिए इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं। एक प्रश्न यहां से आपकी परीक्षा में बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 15 के संबंध में सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पहले पॉइंट में कहा जा रहा है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया। दूसरा पॉइंट, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, ये जो आधार दिए हुए हैं दुकान, सार्वजनिक, इनके आधार पर के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व निर्बंध शर्त के अधीन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पाठ के एंड में एनसीईआरटी की किताब में एक शब्द संकलन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु इनको क्या है, वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा का मतलब क्या होता है, अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। जो आपने मूवी वाला वो आपको बताया था ना कि पैसे फेंक दिया था जूते पॉलिश करने का। संविधान क्या है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए गए नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जाम में। ये क्या है, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की। अब यहाँ पे इकाई 2 और यहाँ पे राज्य सरकार की हम बात करेंगे। राज्य सरकार से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या निकल करके आ सकते हैं, इसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। इन सारे वीडियोस को देख करके प्लीज़ आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ सीटेट ही नहीं, आगे आने वाले एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी करेंगे केवीएस या सुपर टेट, उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी कभी आपका पढ़ा हुआ खराब नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आप इसका और यूज़ कर पाएंगे। और वैसे भी जो आप पढ़ते हैं कहीं ना कभी आपके काम आ ही जाता है। तो देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्टारिका क्या है, तो कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी किताब के सारे पॉइंट को यहाँ पे नोट किया गया है। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि मिड डे मील, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये सबसे पहले किस राज्य से शुरू की गई, तो ये तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई। वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर लागू करें, शुरू करें। रोजा पार्क्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं, और ये 15 वाला हम आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं। भारत सरकार 1955 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा विकलांगता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया, 1995, 1955, हमने शायद अभी 1955 बोल दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, ध्यान रखना है 1995। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। संसार भर में भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए, सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी यहाँ तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। फिलहाल अभी तो टीबी मुक्त भारत हो चुका है, फिर भी अगर एनसीईआरटी में कहा जा रहा है तो आप जानकारी में रखिएगा। वैसे अब इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए कि भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला किस स्थान पे है, तो चौथा सबसे बड़ा देश है। और यहाँ से भारी मात्रा में दवाओं का निर्यात भी किया जाता है। संचारणीय बीमारियाँ पानी के द्वारा एक से दूसरों को लगती हैं। इन बीमारियों में 21% जो बीमारियाँ होती हैं वो जल द्वारा फैलती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस।
ठीक है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्लेग जो है ये बीमारी कैसी है, वायुजनित है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में काम करते हैं। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यूनिसेफ का दावा है कि हर साल 20 लाख बच्चे संक्रमण से मर जाते हैं। वर्ष 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। ये हम आपको अभी भी दिखाए थे। देखिए कैसे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कराया है, ये भी हमने आपको दिखाया था ना। कोस्टा रिका। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं विधायक कहे जाते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप में चुनाव करती है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहा जाता है। देखने में आसान लग रहा होगा बट प्रश्न पूछा गया है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास जो विधायक या लोकसभा के चुनाव होते हैं एक फिक्स एरिया होता है, उसी में आप अपना वोटिंग मांग सकते हैं और वही आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों के समूह का ही भाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3-4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर के। तो सामोआ द्वीप ये जो है प्रशांत महासागर के किस में है, मतलब मान लिया ऑप्शन दे दे पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में, तो आपको ध्यान रखना है प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में कक्षा 6 में लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते थे। शासन ने कानून बनाया है जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक हो तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी केस की सुविधा देनी होगी। चैप्टर नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। कहा जा रहा है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। झारखंड के आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारणा का रुख बदल दिया। वे जो हैं उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये वाला, और पूछा गया है कई बार। ठीक है, कि उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है, तो ये झारखंड परिवार से हैं। उम्र इनकी 27 वर्ष थी। ठीक है, और नाम क्या है, तो लक्ष्मी लाकरा। दिखाते हैं आपको। रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी तस्वीर भी यहाँ पे बनी हुई है। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट और मिल सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बना करके सब समझाया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछता है कि ये फिगर बना करके क्यों सामाजिक विषय की किताब में पढ़ाया जाता है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिनके पास ज़मीन तो बहुत थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी की ऐसे ही भाषा के रूप में देखा जाता था अंग्रेजी को, जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कियों और लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर के वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थीं, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। प्रश्न आपसे पूछेगा सुल्तान का स्वप्न किसने कहानी लिखी, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, रुकैया सखावत। इसके बाद कहा जा रहा है कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री थी जिसकी कल्पना की गई थी, जो लेडीलैंड नामक एक जगह पर पहुंचती है। लेडीलैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र
स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती हैं, तभी उनकी आंख खुल जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वे केवल स्वप्न देख रही हैं। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला है, वो आज भी कार्य कर रहा है। किसने? रुकैया सखावत हुसैन ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बाद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव में भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यह कानून कब बना है जिसके अंतर्गत घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। तो 2006 में। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। कब? 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। वापस आते हैं अपने पीडीएफ पे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं रास सुंदरी देवी 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में इन्होंने आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। रमाबाई कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना सीख लिया। रमाबाई ने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ रमाबाई ने ये कार्य किया? पुणे के पास खेड़ गांव में। कब? 1898 में। रुकैया के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। कहानी का नाम ध्यान रखिएगा, सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? 2006 में बना जिसमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। ये हम आपको बता चुके हैं। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यमों को समझना। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, प्रश्न पूछा गया है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप का आविष्कार जॉन एल बेड के द्वारा रॉयल इंस्टीट्यूट में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। एक समाचार चैनल में विज्ञापन का मूल्य उसकी लोकप्रियता के आधार पर तय की जाती है, जिसकी अगर हम वर्तमान में बात करें तो जिसको आप टीआरपी कहते हैं। जब सरकार समाचारी के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो उसे कहते हैं सेंसरशिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे दे देगा सेंसरशिप, स्कॉलरशिप और कोई और शिप दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। भारत के इतिहास में ऐसे भी समय आए हैं जब सरकार संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया था। इसमें सबसे बुरा समय 1975-1977 था, है ना। अभी आपने देखा था जब विरोध हुआ था सीए का, और तो सरकार ने क्या सेंसर लगा दिया था, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी थी। उसी तरीके से लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? लहरिया। प्रकाशित कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से। कौन करता है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक चित्रकूट जिला है, वहाँ से 8 दलित महिलाओं द्वारा। कब? तो हर 15 दिन में। ये जो इतने पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें से आपसे प्रश्न पूछेगा कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करिए, फिर आपसे पूछेगा इनमें से सही कथन कौन से हैं। ठीक है, नाम इसका, राज्य, जिला, किसके द्वारा? 8 दलित महिलाओं द्वारा। कब? हर 15 दिन में। अगर ऑप्शन में दे दिया साप्ताहिक निकाला जाता है तो वो विकल्प गलत हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश दे दिया तो वो विकल्प गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के
समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार के पाठक किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक, महिलाएं सभी होते हैं जिन्होंने हाल ही में पढ़ना सीखा। अब सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप का तात्पर्य उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ वितरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। अगला चैप्टर विज्ञापनों को समझना। विज्ञापन क्या है? तो विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं। आपने ब्रांड शब्द सुना होगा, इसका तात्पर्य बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर बॉन्डिंग से होता है। किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना, वही होता है ब्रांड। आज एक प्रमुख टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का शुल्क 1,65,000 रुपये है। ये जब एनसीईआरटी छपी तब की है, अब तो और चार्ज बढ़ गया होगा। इस प्रमुख अखबार में चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन की कीमत 8.36 लाख रुपए है। रेलगाड़ी आपकी ओर 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती है, जबकि लेवल क्रॉसिंग को पार करने वाले आपके वाहन की रफ्तार अपेक्षाकृत कम होती है। विज्ञापन हमें यह यकीन दिलाते हैं कि जो चीज़ पैक होकर हमारे सामने आती है या बिकती है वो बिना पैक हुई चीज़ों से ज़्यादा अच्छी होती है। यह अंतर काफ़ी मामूली होता है। चैप्टर नंबर 8 है यहाँ पे हमारे आसपास के बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक दिन निश्चित दिन लगता है। बाजारों की श्रृंखला, यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है। बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 चैप्टर और बचे हैं। चैप्टर नंबर 9 है बाजार में एक कमीज। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके, कोई मतलब की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि डोडे जिनमें रुई भरी होती है वे एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। जिनिंग मेले कपास से बीज हटाती है। जिनिंग किसी का नाम है, ठीक है। और रुई उगाने में कुल 4 महीने का समय लगता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये फैक्ट है। अगर ऑप्शन में कहीं 5 महीने दिया हो या 8 महीने दिया हो तो वो गलत हो जाएगा। 4 मतलब 4। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया कि ये किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। दादन व्यवस्था में बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना होता है। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण समझा जा सकता है, जो व्यापारी और बुनकरों के बीच कड़ी का काम करती है। चैप्टर नंबर 10 समानता के लिए संघर्ष। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। तवा मत्स्य संघ जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, तवा मत्स्य संघ किससे संबंधित है? सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों से अधिकारियों से लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, तो तवा नदी ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलती है तवा नदी। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप तवा मत्स्य संघ का गठन हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि 1994 की सरकार ने क्या किया? मछली पकड़ने का काम किसी प्राइवेट निजी ठेकेदारों को दे दिया। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार वहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा, जिन्होंने इसका स्थापना किया। सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। तो ये सारे पॉइंट तवा संघ के बारे में, इसको एक जगह नोट कर लीजिए। कोई भी पॉइंट घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। लोकतंत्र के लिए समता यानी समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है।
ठीक है, बस लास्ट पॉइंट है ये। वर्ष 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई हुई। ये पॉइंट पढ़ा ना कि 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये लास्ट चैप्टर था इस किताब का, ठीक है। समानता के लिए संघर्ष आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके पहले का पार्ट यहाँ पे बनकर के आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।